बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। जियो न्यूज़ पर आप देख रहे हैं आपस की बात और मैं हूं मुनीब फारूक। क्या ये बात किसी को अच्छी लगती है कि हमाद अजहर साहब एक सियासी शख्सियत है, उनसे इख्तलाफ 100 दफ़ा उनकी गिरफ्तारी मतलूब है इस वक्त पंजाब हुकूमत को, लेकिन क्या ये दुरुस्त है कि उनके 82 साला वालिद को घर से उठा लिया जाए और ये सिर्फ इसलिए किया जाए क्योंकि हमाद अजहर साहब ने गिरफ्तारी अब तक नहीं दी? क्या ये बात किसी तौर पर आइन और कानून के जुमरे में आती है? जवाब नफी में आता है नहीं। ये किसी तरह से भी एक कंडोनेबल लीगल एक्ट नहीं है। दूसरी बात, क्या नदीम अफजल चंद साहब, नदीम अफजल गोंदल साहब, क्या उनके वालिद जिनकी उम्र 75 साल बताई जाती है, क्या उनको उनके घर से उठा लेना महज इस वजह से कि नदीम अफजल चंद साहब के छोटे भाई जो कि एक MPA हैं, उन्होंने अब तक प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की, क्या ये तरीकाकार भी दुरुस्त है या नहीं? यकीनी तौर पर यह एक तरीकाकार भी दुरुस्त नहीं है, क्योंकि ये बैकफायर करती हैं चीज़ें सियासत के अंदर, इससे मज़ीद इंतशार फैलता है, नफ़रतें जन्म लेती हैं। लेकिन क्या सिर्फ यही तरीका रह गया है और कोई तरीका नहीं? अब तो जज साहिबान जिनका ताल्लुक, अब जाहिर बात है वो अदालतों के अंदर मौजूद हैं, वो सुपीरियर जुडिशरी के जज साहिबान हैं, हाई कोर्ट्स के जज साहिबान हैं, उन्होंने कहा कि देखिए प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कर लीजिए तभी आपको बाहर निकाला जाएगा, वैसे कोई चांस नहीं है। क्या आज जो हो रहा है वो कानून के मुताबिक है या नहीं? सवाल नंबर एक। दूसरा ये कि क्या इससे किसी ने ये सबक भी सीखा है कि जो रौनक है ये लॉन्ग लास्टिंग नहीं होती और इसका बुद्ध जितना मर्जी बड़ा हो, जितना मर्जी तगड़ा हो, बहरहाल वो मस्मार हो जाता है, ख़त्म हो जाता है। जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत के दौरान होता रहा और उन्होंने अपने सियासी मुखालफिन के साथ किया, क्या आज इस बात का इदराक खुद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों को, उनके सिंपथाइजर्स को या खुद जनाब इमरान खान को है? अब तो वो खुद उस खिताब के अंदर जिसको शायद बहुत कम लोग सुन रहे होते हैं, उसमें वो ये फरमा रहे हैं कि मुझसे तो कोई बात नहीं कर सकता, मैं तो किसी से बात नहीं कर सकता, मेरा किसी से राब्ता नहीं है। लेकिन एक बात जो कि हौसला अफजा है वो सियासत के अंदर अब भी है, यानी कि कुछ लोग जो इमरान खान साहब के साथ हैं, कतई नज़र इस बात की, मैं हमेशा कहता हूं कि अगर उन्होंने कोई क्रिमिनल एक्ट किया है वो और बात है, लेकिन वो अभी भी अपनी पार्टी के साथ, अपने कायद के साथ, अपने लीडर के साथ खड़े हैं, जो कि सियासत के लिए एक हौसला अफजा बात है। आगे आने वाला वक्त पाकिस्तान की सियासत के लिए क्या लिख रहा है, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। क्या पाकिस्तान के अंदर इक़्तिदार आना और जाना उसी तरीके से ही रहेगा जिस तरह से पहले होता रहा है? क्या कुछ नहीं बदला? कि अगर 2018 पॉइंट ऑफ रेफरेंस नहीं है किसी के लिए भी कि वो कोई अच्छी मिसाल के तौर पर हो, तो क्या 2023 एक अच्छा पॉइंट ऑफ रेफरेंस बनेगा, कि एक अच्छी मिसाल बनेगा कि इंतखाबात ऐसे होने चाहिए, किसी को इक़्तिदार में आना इस तरह चाहिए, वोट को इस तरह इज्जत मिलनी चाहिए? ये तमाम हकायक है और ये हकायक तल्ख है, क्योंकि इनका ताल्लुक पाकिस्तान की आज की सूरत हाल से लेकर पाकिस्तान के माजी और तारीख से जुड़ा हुआ है। इन्हीं तमाम मामलात के ऊपर हम आज के प्रोग्राम में बात करेंगे। मेरे साथ मौजूद हैं हमारे उस्ताद जनाब सलीम के मुमताज़ सहाफ़ी हैं, मेरी तस्वीर भी करते हैं, हमें एजुकेट भी करते हैं। बहुत शुक्रिया बुखारी साहब आपका। अज़मा बुखारी साहिबा सीनियर रहनुमा है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की, सेक्रेटरी इन्फॉर्मेशन पंजाब में, अपनी हुकूमत की तर्जुमानी कर रही हैं, बहुत शुक्रिया आपका। जनाब शोएब शाहीन साहब सीनियर वकील हैं सुप्रीम कोर्ट के और साबिक सदर हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार के, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की नुमाइंदगी भी कर रहे हैं, उनके वकील भी हैं। बहुत शुक्रिया शोएब शाहीन साहब आपका। एक बात जो कि ग्राउंड रियलिटी से ताल्लुक़ रखती है, उसके कुछ हालात आज हमारे सामने आए जब आज एक केस अदालत के अंदर जो कि एक मुल्क भर में एक ही रोज़ इंतखाबात करवाने की गर्ज से था, जिसमें बहरहाल अदालत ने उसे गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए बताया जाता है कि मुलतवी कर दिया है, और जो ऑर्डर के अंदर भी या जो अदालत की तरफ से फरमाया गया उसमें भी यही इंप्रेशन मिल रहा है कि सियासी मामले को या पॉलिटिकल डायलॉग को बड़ा अप्रीशिएट किया गया है। दिलचस्प बात यह है कि पिछले महीने 10 तारीख को राना सनाउल्लाह साहब ने गुफ्तगू की नदीम मलिक साहब के प्रोग्राम में, उसमें उस वक्त एक बड़ी बहरानी सी कैफियत थी। उसका इशारा उन्होंने बड़ी ज़ूमानी अल्फाज में दिया कि हम इस बहरान से निकल चुके हैं। क्या फरमा रहे थे राना सनाउल्लाह साहब? देखिए, बच जाएंगे आप लोग या आपका जाने का टाइम आ गया? अल्लाह के फजल से हम बच गए हैं। बच गए हैं, बच गए। तो इतनी आपको खुश उम्मीदी कैसे है? मुझे अभी नहीं है। बहरहाल कुछ अंदर की बातें जो है बताने वाली नहीं है, लेकिन अल्लाह के फजल से ये बहरान जो है ना ये टल गया है। ये एक सियासी मसला, सियासी बहरान है, ये सियासी तरीके से ही हल होगा। ये किसी अदालती फैसले के ज़रिए से जो है ये हल नहीं हो सकेगा, बल्कि उससे हो सकता है कि इसमें मज़ीद उलझाव आए।
मुअज़्ज़ज़ अदालत ने भी तस्लीम किया बिलाखिर कि ये एक सियासी मसला है और सियासी डायलॉग से ये हल होता हुआ नज़र आ रहा है, क्योंकि इस केस को अब गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी कर दिया गया है। गो के मुतअद्दिद जगहों पर अदालत के अंदर भी और अदालत से बाहर भी ऑनरेबल जज साहिबान का जो मौक़िफ़ था इस पर, वो सबके सामने आता रहा है। मुज़ाकरात हुकूमत अब किसी सूरत भी इमरान खान साहब की जमात से करना नहीं चाहती, तो हम जा किस तरफ रहे हैं? क्या ये बात लगभग तय है कि इमरान खान साहब की जो सियासी शख्सियत, सियासी उनकी हैसियत है, वो बिल्कुल रॉक बॉटम पे चली जाएगी, उनको पाकिस्तान की सियासत से बेदखल कर दिया जाएगा? क्या ये अब नविश्ता दीवार है, ये लिख दिया गया है? ये तमाम सवालात मेरे और आपके ज़हन में हैं। लेकिन मैं सबसे पहले एक बात ज़रूर करना चाहूँगा कि कानून की बात हम सब करते हैं, जो कि मैंने शुरू में भी की, लेकिन क्या हम कानून की अमलदारी कर रहे हैं, ये मेरे और आपके लिए एक बहुत बड़ा कंसर्न है। क्योंकि आज अगर रिसीविंग एंड पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है, तो कल कोई भी हो सकता है, मैं हो सकता हूँ, आप हो सकते हैं। तो मिसालें वो कायम की जाएँ और उनकी तारीफ उस वक्त तक की जाए जब तक वो हमें, हम सबको बहैसियत पाकिस्तानी कानूनी तौर पर, आइनी तौर पर हज़म हो सके। सबसे पहले सलीम बुखारी साहब, मैं आपके पास आना चाहूँगा। एक तो सर ये फरमाइएगा, ये जो तरीका कार है, जैसे मैंने मेरी इस्लाह कर दी कि मैंने टेक्स्ट बुक का हवाला दिया, आप बेहतर समझते हैं सर, ये जो तरीका कार है हुकूमत जाने का आने का, ये तो चले अब पीछे रह गया, लेकिन क्या इस वक्त कानून की अमलदारी मुकम्मल हो रही है? मतलब यास्मीन राशिद साहिबा अगर अदालत उन्हें डिस्चार्ज कर देती है मुकदमे से, तो ये कहा जाता है कि जी अदालत ने मुकम्मल तौर पर कानून के ऊपर बेस करके फ़ैसला नहीं किया, क्योंकि अभी राना सनाउल्लाह साहब फरमा रहे थे एक इंटरव्यू में कि जी उस जज उन जज साहब की नौकरी जो है वो किसी और के पास है और वो उनको बड़े दबाव में उन्होंने फ़ैसला किया। परवेज़ इलाही साहब को एंटी करप्शन की अदालत उनको पहले रोज़ ही मुकदमे से डिस्चार्ज कर देती है, जबकि उनका फिजिकल रिमांड मांगा जा रहा है। ज़रा थोड़ी सी अनहोनी सी बात, लेकिन हो गई। उसके बारे में कहा जाता है कि जी वो जज साहब जो हैं वो तो सोशल मीडिया पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सिम्पथाइज़र हैं। अब 3-3, 4-4 दफ़ा लोग निकलते हैं, फिर उनको पकड़ लिया जाता है, कभी MPO के तहत, कभी किसी और तरीके से। ये काम दुरुस्त है बुखारी साहब, और ये ऐसे ही चलना है? बहुत शुक्रिया आपका मुनीब। थोड़ी सी तज़ीह आपकी करनी बहुत ज़रूरी है। आप अपने आप को मेरा शागिर्द तो कह लेते हैं, जी जी, मुझे भी शर्मिंदा करते हैं, क्योंकि आप बज़ाते खुद माशाल्लाह बहुत ठीक हैं, और अगर आपने बज़िद हैं इस बात पर कि आप शागिर्द हैं, तो मुझे फ़ख्र है आपके ऊपर कि आप जैसा ब्रिलियंट शागिर्द अल्लाह ताला सबको दे। हैविंग सेड दैट, अब आपके सवाल की तरफ आते हैं। देखिए, गुजारिश ये है, हमारे मुल्क की सबसे बड़ी बदकिस्मती यह है कि जब से इस मुल्क में जुडिशल एक्टिविज़म शुरू हुआ है, जिसका आगाज़ इफ्तिखार चौधरी साहब के दौर से हुआ था और साकिब निसार साहब से होता हुआ जस्टिस गुलजार और अब तक वो जारी व सारी है। ठीक। जब जिस मुल्क में जुडिशल एक्टिविज़म का हाल ये हो कि जो फैसले हो रहे हों उनके ऊपर भी उंगलियां उठ रही हो, मैं बहुत सारी मिसालें आपको जल्दी जल्दी दे सकता हूं। पनामा का केस ले लीजिए, जो पनामा से शुरू हो के अकामा पे ख़त्म होता है। मैं भी स्टूडेंट रहा हूं लॉ का, आप भी स्टूडेंट हैं लॉ के, बल्कि अब तो आप माशाल्लाह एक्सपर्ट हैं। आप मुझे ये बताइए, कभी किसी ऐसी पिटिशन पर जिसमें प्रे न की गई हो जिस चीज़ की, उसके ऊपर कभी फैसले आए हैं? ये एक बदतरीन मिसाल है कि उसमें कहीं अकामा का जिक्र नहीं था, लेकिन सज़ा उनको अकामा पर हुई। बेपनाह मिसालें मैं आपको दे सकता हूँ। दूसरी मिसाल मैं आपको बदतरीन मैं ये दूँ कि एक गुलाम महमूद डोगर साहब IG साहब थे, उनके ट्रांसफ़र का मामला कोर्ट के पास जाता है, तो वो अल्टीमेटली जा निकलता है इलेक्शन की तरफ कि जी हम देखेंगे कि इलेक्शन क्यों नहीं हो रहे हैं पंजाब में और KPK में। और फिर जो बात बढ़ी तो अब उसको मुश्किल से अपनी जान छुड़ानी मुश्किल हो रही है उससे, बिल आखिर उसको इंडेफिनेटली एडजर्न कर दिया गया है। तो बहुत सारी मिसालें ऐसी हैं हमारे यहाँ जो नहीं होनी चाहिए थी, हो रही हैं। आज जिन गिरफ्तारियों के ऊपर बातचीत हो रही है कि जनाब बड़ा जुल्म हो गया, ये मुझे ये बताइए, जब जरदारी साहब की बहन को अस्पताल से रात के 12 बजे चांद रात को उठाया गया था, बिल्कुल, उस वक्त तो किसी के पेट में दर्द नहीं हुआ था। सही है। जब बेटी को जेल में मिलने गए, अपने बाप के सामने से पकड़ा गया था, तब तो किसी को तकलीफ नहीं हुई थी। तो ये जो बहुत दफ़ा पहले हो चुका है, वो अगर दोबारा हो रहा है तो उसके ऊपर चीखो पुकार जो है वो मेरी समझ से बाला तर है। मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा कि जो हो रहा है वो ठीक हो रहा है, ये याद रखिए। दूसरी बात ये है कि आप जिस बात का तज़किरा कर रहे हैं, अदालतों का निज़ाम जो है और अदालतों में जो कुछ हो रहा है, यही तो वजह है ना कि हम 130वें नंबर पर है जी। नहीं, बट आप मुझे ये बताइए कि आज अगर मैं आप सर इस पे ये भी जरा फरमा दीजिएगा, मैं क्योंकि ये तो हमारा बेसिक प्रेमिस है ना आपका मेरा, कि जो उस वक्त हो रहा था वो भी गलत था और यकीनी तौर पर गलत था, जो आज हो रहा है वो भी गलत है। लेकिन सर ये बात तो आप इस बात का तो हमें इदराक है, लेकिन क्या हमें आज जो गलत हो रहा है वो सिर्फ इसलिए होते रहने देना चाहिए
क्योंकि पहले हो चुका तो अब जरा स्कोर सेटलिंग भी जरूरत है। अगर पहले कोई नहीं चीखा तो अब भी मत चीखे। क्या हमें इस रवैये के साथ आगे बढ़ना चाहिए या सर किसी चीज को रोकना चाहिए कि नहीं, अगर पहले गलत हुआ तो आज वो गलत नहीं दोहराना, कुछ दुरुस्त करना है? देखिए, बिल्कुल दुरुस्त बात है आपकी कि 2 wrongs डोंट मेक 1 right। ये तो बात अपनी जगह ठीक है, लेकिन हम मीडिया के लोग जो हैं, हमारा जो अपना बुनियादी मैंडेट और हमारे पास जो बुनियादी कॉन्सेप्ट है वो ये है कि अगर हम किसी चीज को गलत होते देख रहे हैं तो इसका ताल्लुक माजी में गलत होने वाली चीज से बिल्कुल नहीं है। बिल्कुल हमारी जिम्मेदारी है के सामने जो गलत हो रहा है हम उसको गलत कहें। बिल्कुल ठीक। अब आज मैं हैरान रह गया जब मोहसिन अख्तर कियानी साहब, जस्टिस साहब ने, बड़े काबिल एहतराम है हमारे लिए, उन्होंने कहा आप जज के रिमार्क्स और प्रोसीडिंग नहीं रिपोर्ट कर सकते। मुझे बताइए तो फिर अदालती रिपोर्टिंग होगी क्या? क्या हम जज साहब के लिबास के, उन्होंने कितना खूबसूरत लिबास पहना है या वो कितने हसीन दिखाई दे रहे थे, ये रिपोर्ट करेंगे? मुझे नहीं समझ में आती कि ये किस किस्म के फैसले हो रहे हैं। आपने सुना कभी मुल्क की तारीख में नहीं बल्कि दुनिया की तारीख में कि इस किस्म का फैसला आया हो? और अगर तो आप अपनी अदालत तक इसको महदूद रखते तो वो ठीक है। आप कह रहे हैं किसी जज के बारे में। अब आप देखिए, जब ये पाबंदी हम पर लगेगी कि हम रिपोर्ट नहीं कर सकते, फला का नाम नहीं ले सकते, तो मुझे आप ये बताइए कि उनके ऊपर भी कुछ पाबंदियां हैं या नहीं है? कि आप खुदा के वास्ते अपने मैंडेट में रहिए। आप हुकूमत चलाने का शौक छोड़ दीजिए। इलेक्शन कराना अदालत की जिम्मेदारी नहीं है, इसके लिए इलेक्शन कमीशन है और वो भी एक आईनी इदारा है। जब आप इतना हड़बौंग मचाएंगे तो पूरे मुआशरे में हड़बौंग मचेगा। ठीक है, आपको लगता है जो हो गया ये इसने ब्रीड किया है या उसने जन्म दिया है मजीद इंतशार को? बट शोएब शाहीन साहब, आपने हुकूमत का डिफेंस अपनी जगह देखा है। अब चेयरमैन तरीके इंसाफ, उनके एक मुकदमे से रिलेटेड मामलात हों, उनके गिर्द के जो केसेस हैं, चलिए उसको साइड पे भी रख दीजिए। डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा का केस है, पुलिस का ये मौक़िफ़ है कि अदालत ने जो फॉरेंसिक एविडेंस थी उसको देखना गवारा ही नहीं किया। और आज अता तारड़ साहब कह रहे थे कि मुकदमा जब दर्ज हुआ वो आगे ज़िमनियों के अंदर, और ये एक बात आप खुद माशाल्लाह सीनियर वकील हैं कि उनको बाद में हर चीज़ में नॉमिनेट किया हुआ है, अदालत ने वो सबे पलटना गवारा नहीं किया और उनको मुकदमे से डिस्चार्ज कर दिया। अब फॉरेंसिक एविडेंस ये कहती है कि वो वहाँ पर मौजूद थी कोर कमांडर हाउस के बाहर, और हुकूमत का भी यही मौक़िफ़ है कि हमारे पास एम्पल वीडियो एविडेंस है, ऑडियो एविडेंस है। गालिबन आईजी साहब फरमा रहे हैं कि कोई 40 से कपल्स उनकी मौजूद है जो कि टैप्ड है और हर एक को पता है वो किससे बात कर रही थी, क्या कर रही थी। अब तो वो सरफेस भी हो गया। तो कैसे डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा के बारे में ये कहा जाए कि वो कोर कमांडर हाउस के बाहर एहतजाज में, और फिर जो एट्रीब्यूट किया जा रहा है जो उसके अंदर हुआ, वेंडलाइज हुआ, वो उससे उनको डिसएसोसिएट कैसे किया जाएगा? देखिए, पहली बात तो यह है कि जब अदालत कोई फैसला करती है तो उसके पास, प्रोसिक्यूशन के पास हक हासिल है कि वो अपील में चली जाए। ठीक है। अब जो जज साहब ने फैसला किया है उस फैसले के ऊपर इस तरह आईजी का आकर के चीखना, भड़कना और इस तरह की गुफ्तगू करना, मैं मिनिस्टर्स की बात को तो साइड पे कर देता हूँ। तो इसका मतलब है कि आईजी साहब इज बिकम ए पार्टी। उनको तकलीफ ये है कि पीटीआई की एक लीडर क्यों इसमें से बरी हो गई है या इसमें से क्यों डिस्चार्ज हो गई है। दूसरी बात यह है कि अगर उसकी कोई एविडेंस है कि प्रोटेस्ट के लिए बुला रही है, ये तो आपको पता है सर। देखें, प्रोसिक्यूटिंग पार्टी नहीं, मैं ये कहता हूँ, देखें प्रोसिक्यूशन के पास एक राइट है ना जी जी कि अदालत ने फैसला दे दिया, आपके पास राइट है, आप उसकी अपील फाइल कर लो। आपको प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की क्या जरूरत है? इसका मतलब है आपने मीडिया ट्रायल करना है, आप करें। आपके पास जो फोरेंसिक एविडेंस है, जो कुछ देखें, किसी भी अकरेंस के ऊपर किसी की मौजूदगी होना जुर्म को साबित नहीं करती, नंबर 1। नंबर 2, ये एडमिटेड फैक्ट है कि वो लोगों को बुला रही है कि अंदर ना जाएं। तीसरी बात है कि वो लोगों को मना कर रही है, ये है एविडेंस। अच्छा। अगर इस एविडेंस को, मौजूदगी को आपने मुजरिम तस्वर कर लेना है या मुलजिम तस्वर कर लेना है, इसका फैसला मैंने, आपने, किसी मिनिस्टर ने, आईजी ने नहीं करना। इनका काम है प्रोसिक्यूशन अपने सारा रिकॉर्ड के साथ पेश कर दे और जज ने यह फैसला करना है कि उसके अंदर कितनी स्ट्रॉन्ग एविडेंस है, उसकी कोरॉबरेशन कितनी है, कितनी उनका मोटिव है, कितना उसने जुर्म में साबित मुलव्वस है या नहीं है। अब जज ने एक फैसला कर दिया है, लेट द अदर पार्टी शुड गो टू द हाई कोर्ट में उसकी अपील फाइल कर ले। लेकिन सर एक सेकंड, मैं आपके सामने अगर एक आप माशाल्लाह वकील, एक प्रोपोजिशन रखता हूं, मैं लोगों को ले जाता हूं किसी XYZ जगह पर, 400 लोगों को, कि मैंने एहतजाज करना है वहाँ, मेरी मोटिवेशन पे मैं लेके जाता हूँ कि आओ जी सारे इकट्ठे होके जाओ, वहाँ एहतजाज करना है। वहाँ उन 400 में से 40 लोग अंदर जाके धमा चौकड़ी में जाते हैं, जला देते हैं किसी भी इमारत को।
तो क्या मैं सिर्फ ये कह के फारग हो जाऊंगा कि नहीं मैं तो एहतजाज करने के लिए भाई गया था, अंदर जो गए 40 लोग उनसे मेरा कोई ताल्लुक नहीं है, मैं तो नहीं उन्हें वहां जी बिल्कुल ऐसे ही है। मैं मुनीफ साहब ऐसे ही है, मुझे ये बताएं कि क्या फारग है? जी मैं यही कह रहा हूं, मुझे ये बताएं मौलाना फजलुर रहमान साहब यहाँ सुप्रीम कोर्ट के बाहर एहतजाज के लिए लेकर आए हैं, मुझे बता दें कोई 4 बंदे 10 बंदे जाकर के किसी इमारत के अंदर घुस के आग लगा देते हैं, क्या मौलाना फजलुर रहमान या पीडीएम की जमातें उसकी जिम्मेदार हैं कि वो एहतजाज के लिए पार्लियामेंट हाउस के सामने? देखिए मुनीफ साहब, देखिए एक बात तय है, आपका प्रोटेस्ट किसी इमारत के सामने किसी जगह पे आपका काबिल कबूल है, ये आईनी हक है आपका। ठीक है। उस आईनी हक को जो शख्स मिसयूज कर रहा है वो उसका इंडिविजुअल एक्ट है, ही शुड बी प्रोसीडेड अगेंस्ट इन अकॉर्डेंस विद लॉ। लेकिन अगर कोई प्रोटेस्ट करता है, कोई एहतजाज करता है, कोई किसी को लेकर आता है, ही इज ए लीडर अगर नहीं बुलाएगा तो कौन बुलाएगा? लेकिन जिसने इंडिविजुअल एक्ट किया, गलत किया, दे में भी प्रोसीडेड अगेंस्ट और उनके खिलाफ प्रोसीडिंग हो रही है। लेकिन इस तरह ये कहना, सर मेरी बात सुने, पूरा पाकिस्तान मौजूद है, पूरा पाकिस्तान, लाहौर, अगर आपने एहतजाज करना है, आइडियल प्लेसेस आर देयर, किसी भी जगह एहतजाज हो सकता है। फॉर आर्ग्यूमेंट सेक लिबर्टी चौक में मुतअद्दिद एहतजाज पीटीआई ने पहले भी किए हैं, पीएमएलएन ने भी वहां पर जलसे किए हैं, सब कुछ किया है, एहतजाज हो सकता है। आप एक पर्पस के साथ वहां पर, वो वीडियो मौजूद है, डॉक्टर साहब ये कह रही हैं, लोगों ने कह रहे हैं कि नहीं यहाँ क्या होना है, वहां चले कोर कमांडर हाउस के बाहर, तो उन्होंने कहा डॉक्टर साहब ने इकट्ठे होके जाएंगे। बात यह है कि पहली बात तो यह है कि मेरा खान साहब की, लेकिन वो कह रही है कोर, या तो वो वहां पर ये कहें कि भाई आपने क्यों जाना है कोर कमांडर हाउस, अगर एहतजाज करना है, मुल्क के अंदर एहतजाज करना है तो आप किसी भी जगह कर सकते हैं। अपने लीडर के गिरफ्तारी अगर है तो उसके खिलाफ तो कहीं एहतजाज भी हो सकता है। सर मुनीफ साहब, पहली बात तो यह है कि इसका फैसला मैंने, आपने नहीं, ये कोर्ट ने करना है। ठीक है। दूसरी बात यह है कि इसके बारे में मुझे एक बात बता दें कि पाकिस्तान की तारीख में आज तक कोई बताए कि किसी भी जगह पे एहतजाज करने वाले को उठा करके बंद कर दें, वो नहीं कर सकते। अनटिल अनलेस कोई भी शख्स पूरे प्रोटेस्ट के अंदर जो शख्स इलीगल काम करेगा, ही विल बी रिस्पॉन्सिबल, नॉट दी वो बंदा जो एक प्रोटेस्ट के लिए उनको। अच्छा, फिर इसके साथ जो सवाल पैदा होता है, दिन के 2 बजे से रात 10 बजे तक ये ड्रामा रहा। अच्छा। किधर थी सिविल एडमिनिस्ट्रेशन? किधर थे लोगों को उनको रोकने वाले? किधर थी आपके सामने वहां से गुजरने आम आदमी गुजर नहीं सकता। और ये कह रहे जी 2 बजे प्लानिंग हुई, 2:30 बजे हुई, 3 बजे हुई, 5 बजे गए, 6 बजे गए, रात 10 बजे तक ये सब कुछ होता रहा। एक चौकीदार, एक पुलिस वाला, एक कांस्टेबल, किसी एक ने शेलिंग नहीं की, किसी एक ने रोकने की कोशिश नहीं की। अच्छा, जिसने क्या वो गलत किया, ये सवाल आपके वैलिड, प्लीज आप कंक्लूड कर दें, मैं फिर आजमा साहबा के पास जाऊंगा, प्लीज आप पॉइंट अपना मेक। नहीं, मैं इसके साथ मैं ये कहता हूं कि ये जो कुछ हुआ गलत हुआ, हम उसकी मजम्मत पहले कर चुके हैं, लेकिन उसके नतीजे में मुझे ये बता दें कि पंजाब पुलिस को ये किसने हक दिया है कि आप लोगों को के हुकूक मुअत्तल कर दो, जिसको चाहो उठाओ लेकर चले जाओ, जिसको उठाओ मारो, जिसकी चादर चारदीवारी का तहफ़्फ़ुज़ पामाल करो। क्या ये निगरान हुकूमत है जो कुछ ये कर रही है? ये सारी पॉलिटिकल इंजीनियरिंग की वर्स्ट एग्जांपल है। सर पॉलिटिकल इंजीनियरिंग जहां हो रही है या जो भी कुछ हो रहा है वो तो फिर इंडिपेंडेंटली कहाँ हो रहा है, वो क्या, वो सलीम बुखारी साहब भी कुछ कहना चाह रहे हैं, अज़मा साहबा भी यकीनी तौर पर मैं उनसे सवाल पूछना चाह रहा हूँ, बट ये बातें अपनी जगह मौजूद है कि डॉक्टर यास्मीन राशिद साहबा वहाँ पर मौजूद थी। अब शोएब शाहीन साहब फरमा रहे हैं कि नहीं, वो सिर्फ एहतजाज के लिए गई थी, तोड़ फोड़ के लिए। बुखारी साहब क्विकली अपना पॉइंट मेक कर लीजिए, फिर अज़मा साहबा ने रिस्पॉन्ड करना है ज़रा। देखिए, मेरी गुजारिश ये है कि अगर तो हम आंखें बंद कर लें इससे तो वो तो अलग बात है, लेकिन बाकी सारी दुनिया ने देखा, वीडियो सारी दुनिया में लाइव चल रही थी, जो कुछ वहाँ हुआ, वहाँ किसने रोका कि किसी कोई मज़ाहमत ना हो, वो भी सब कुछ पता है। शोएब शाहीन साहब को भी पता है, उनका यौम हिसाब भी मुकर्रर हुआ है, वो भी जवाब दे रहे होंगे। मैं नाम लेना नहीं चाहता हूँ, मेरी बात समझ रहे हैं, आप भी समझ रहे हैं, ये भी समझ रहे हैं। तो कहने का मतलब ये है कि वहाँ से किस तरीके से विड्रॉ की गई थी जो फोर्स थी वहाँ पर। एक बात याद रखें शोएब शाहीन साहब के गैरिजन के अंदर पुलिस का कोई रोल नहीं होता, ना पुलिस वहाँ ट्रैफिक तक तो संभालती नहीं, उसके लिए भी एमपी होती है और सारे ट्रूप्स होते हैं वहाँ पर, कोर कमांडर के घर पर भी ट्रूप्स होते हैं। लिहाजा और जहाँ तक पुलिस का ताल्लुक है, ठीक है, यानी ये तो ठीक है कि जी पुलिस वाले क्यों पकड़ रहे हैं, पुलिस वालों के साथ हशर क्या किया था आपने ज़मान पार्क में, याद है कुछ आपको? ठीक है, वो हक आपको किसने दिया था? वो कौन सा राइट है आपके पास? बदले लेने
नहीं, उन बदलू के जवाब में आपने हमाद अजहर के बाप को उठा लेना है, नदीम अफजल सर के बाप को उठा लेना है, बिल्कुल असलम इकबाल के घर में उठा लेना है। मैंने आपको मिसाल दी कि ये और भाई ये आपने मिसाइलें कायम की हैं, आपने बहन को उठाया था जरदारी साहब की, आपने बेटी को पकड़ा था नवाज शरीफ साहब की। नहीं, इन्होंने नहीं उठाया था, नैब ने उठाया था सर। तो नैब ने उठाया था सर, जावेद साहब, आप सर इतने सीनियर वकील हैं, मुझे आपको जस्टिस जावेद इकबाल साहब आज भी सर यकीन माने मैं और आप जानते हैं जावेद इकबाल साहब किसके काबू में थे। सर आप जानते हैं जावेद इकबाल साहब, तो फिर आपसे बेहतर कौन जानता है? फिर वो कम से कम इमरान खान के काबू में नहीं थे। सर कमाल हो गया, इमरान खान के काबू में नहीं थे। ब्लैकमेल कौन करता था? इमरान खान साहब चले डायरेक्टली नहीं कराते थे तो किससे? इमरान खान के खिलाफ कोई ऐसी एविडेंस नहीं है। अच्छा चले, आप वो मुझे आपको पता है सर, ये आपका आर्गुमेंट। लेट मी मूव टू अज़मा बुखारी साहिबा, बिकॉज अज़मा बुखारी साहिबा ने इतना कुछ सुना है एंड शी हैज अ लॉट टू टेल। और ये सबसे बड़ा जवाब ये है, सवाल उनसे ये है कि जी जो आप कर रहे हैं वो कानूनी तौर पर कितना जायज़ है? डॉक्टर यास्मीन राशिद साहबा को डिस्चार्ज कर दिया मुकदमे से और आप पार्टी बन गए हैं सारे, और महज किसी जगह जाने से तो कोई मुजरिम नहीं बन जाता। सारी बातों का जवाब देंगे अज़मा बुखारी साहबा। एक मुख्तसर सा ब्रेक हमारे साथ रहिए। अज़मा बुखारी साहबा, जुल्म की इंतहा कर दिया आपने, आप लोग पार्टी बन गए हैं, पता नहीं क्या कर रहे हैं। मतलब डॉक्टर यास्मीन राशिद साहबा एहतजाज करने गई थी, आपको प्रॉब्लम क्या है? अब अदालत ने डिस्चार्ज कर दिया और आप कहते हैं नहीं, ज़बरदस्ती उन्हें जोड़ना है हमने कोर कमांडर के अंदर जो जलाओ गिराओ हुआ, जो बिल्डिंग जलाई गई उससे। मुझे चले शोएब शाहीन साहब की तो समझ आती है कि उनका मुतालिया पाकिस्तान और उनकी तारीख पाकिस्तान जो है वो 2022 से शुरू होती है, लेकिन आपका मुतालिया पाकिस्तान और तारीख पाकिस्तान भी वहीं से शुरू होती है कि उससे पहले वाली, मतलब आपको कुछ भी पता नहीं है, आपको कुछ भी याद नहीं है। इस मुल्क के अंदर जो आपने जिस निसाब की बात की, मुझे बड़े माजरत के साथ आपके दोनों चैप्टर ही गलत हैं। जो मियां नवाज शरीफ साहब हैं, उनको सियासत में सियासी जो है वो इंतकाम उनसे लिया गया, उनको उसकी भेंट चढ़ाया गया। उनको जो है एसिड की डेफिनेशन में जब कानून में मसला हल नहीं हुआ तो फिर ब्लैक्स लॉ डिक्शनरी निकाली गई, उसके अंदर से एसिड की डेफिनेशन निकालकर उनको फारिग किया गया, उनको पार्टी सदारत से हटाकर इमरान खान की राह हमवार की गई। यहाँ अब चैप्टर है, पहला था चैप्टर सियासी जिसमें मियां नवाज शरीफ का वो था, अब ये निसाब है दहशतगर्दी का। और ये जो हमें सिखा रहे हैं, बता रहे हैं कि पाकिस्तान की तारीख में कभी ये नहीं हुआ, पाकिस्तान की तारीख में ये भी कभी हुआ कि एक सियासी जमात जो है वो दहशतगर्द बन जाए और वो GHQ में घुस जाए, वो कोर कमांडर हाउस में घुस जाए, और फिर इत्तफाक हो, इतना हसीन इत्तफाक हो कि हर एक शहर में वो कहीं और ना जाए, वो सिर्फ फौजी तनसीबात की तरफ जाए, वो काकूल अकेडमी के बाहर चले जाए, वो पंजाब रेजिमेंट के अंदर घुस जाए, वो मियां वाली एयरबेस के अंदर घुसने की कोशिश करें। ये सब बड़ा हसीन इत्तफाक हो, और ये इत्तफाक अगर मान भी लेते अगर टेक्नोलॉजी ना होती। यास्मीन राशिद साहबा का एक और वीडियो आया है सामने जिसके अंदर जलाओ घिराओ की बाकायदा इंस्पेक्शन फरमाने वो मोहतरमा अंदर तशरीफ लेके जाती है, कोर कमांडर हाउस के अंदर लेके गई है वो तशरीफ जी, वो अंदर कोर कमांडर हाउस का चक्कर लगा रही है लोगों के साथ। अब फिर ये है कि वो पूरी जब जलाओ घिराव हो रहा था वो बाहर मौजूद थी, ठीक है, वो चूंकि लेके गई थी सबको साथ, ये आप नहीं कह सकते कि चलो मेरे साथ, लेकिन जो है वहां जाके जो तुम करोगे वो उसकी हम जिम्मेदारी नहीं लेंगे। अगर मुनीब साहब, अगर जो इन्होंने न्यूटनी की कोशिश की इस मुल्क के अंदर, अगर वो कामयाब हो जाती ना, अभी तक इमरान खान ने कहा था वाह मेरे जो टाइगर है ना, उन्होंने कौम खड़ी हो गई है। अब चूंकि वो फायर बैक कर गया, अब वो हर एक से लाताल्लुकी का इजहार कर रहे हैं। वो बच्चे जिनको आपने इस्तेमाल किया ना, उनके इतराफी बयान आ रहे हैं, वो बता रहे हैं कि हमें कैसे यास्मीन राशिद, एजाज चौधरी, हमाद अजहर वगैरह हमें लेके गए थे और हमें कहा गया था कि कोर कमांडर हाउस में जाना है, फिर पहली दफा गए। क्या गवर्नर हाउस को आग नहीं लगाई थी उन्होंने जो है अभी कुछ महीने पहले, उसके दरवाजे को भी आग लगाई थी ना, 2014 में जो किया था वो भी सबको पता है जी। वो मैं उसकी उधर तो मैं जा ही नहीं रही ना, क्योंकि मुतालिया पाकिस्तान तो वहां से शुरू नहीं होता, उससे पहले तो पाकिस्तान की तारीख है ही नहीं, 22 से पहले तो मैं 22 की बात कर रही हूँ। उसके बाद 22 के अंदर ही हुआ कि दिल्ली शाह का जब वाकया हुआ, तब जो है तब भी हसन न्याजी साहब जो अपने मामू साहब की शय के ऊपर, वो भी पूरा प्रोसेशन लेकर जो है वो कोर कमांडर हाउस की तरफ चले गए, और वहां पर सामने टैंक थे तो वापस आ गए। पहले तो शेख शाहीन साहब तब अपनी मालूमात दुरुस्त फरमा लें कि पुलिस वालों को फेंटी पड़ी है वहां पर, वो चूंकि उनके पास फायर आर्म्स नहीं थे, उनके पास सिर्फ डंडे थे। आपने क्या शेख शाहीन साहब, आपने वहां पे गाड़ियां जलती हुई नहीं देखी, आपने पुलिस वालों को जख्मी नहीं देखा, आपने एक SP की आंख जाया होते नहीं देखी, आपने सब ये वहां नहीं देखा, वो सब जो है वो आपको नजर नहीं आया। दूसरी तरफ यह है कि यास्मीन राशिद साहबा की एक ऑडियो जो है वो आपने सुनी है, कोई मिनहास साहब है उनके साथ, वो कह रहे हैं चलो हम तुसी जो करना सी कर लिया, हम वापस आ जाओ। पूछ रही हैं
इसी ਹੁਣ ਉੱਥੇ रहिए कि वापस आ जाइए। उन्होंने कहा नहीं, जो तुसी करना सी हो गया, ਹੁਣ वापस आ जाओ तो ਹੁਣ लिबर्टी आके बह जाओ। तो जो उन्होंने करना सी वो क्या कर दिया था, वो हो गया था ना जो हो गया। उसके बाद ये इनका आर्गुमेंट ये है, इसका जवाब दे दें, इसका जवाब, उनका आर्गुमेंट ये है कि इनकी जो प्रेजेंस है वहां पर, उससे आप ये नतीजा अख्ज़ नहीं कर सकते कि इन्होंने जलाओ गिराओ के अंदर लोगों को उकसाया, कोर कमांडर हाउस जलवाया। ये आप डॉक्टर यास्मीन राशिद पे नहीं डाल सकते। ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का और शोएब शाहीन साहब का मौक़िफ़ है। देखिए, वो शोएब शाहीन साहब ने ये भी कहा, बड़ा गोल्डन जुमला बोला कि इसका फैसला अदालत ने करना है ना। लेकिन अदालत जो है वो शामिल तफ्तीश हुए बगैर हमेशा की तरह हर लीडर को, यहाँ पे मजे की बात है, तहरीक इंसाफ का हर लीडर जो है इमरान खान से शुरू होकर नीचे तक कोई शामिल तफ्तीश नहीं होगा। किसी को किसी केस के अंदर जो है इंटेरोगेट नहीं करेंगे, आप उन्हें पूछ नहीं सकते। ऑडियो वीडियो की जो है वो उन्होंने उनके साथ मैचिंग करनी है, नहीं, उसको डिस्चार्ज करते। बाकी जो रिकॉर्ड फोरेंसिक का मौजूद है उसको वो बिल्कुल वो करने। फिर जो मैं बता रही हूँ, यार चौधरी जो है उनकी ऑडियो मौजूद है ना बेटे के साथ, हमने कुछ नहीं छोड़ा, हमने गमला तक नहीं छोड़ा, उसका क्रेडिट ले रहे थे ना। आपको सब पता था ना। और सबसे इंपॉर्टेंट बात है, पूरे जलाओ घेराव के दौरान यास्मीन राशिद वहां मौजूद थी, अपनी सरपरस्ती में ये सब कुछ करवा रही थी। और करवाने के बाद जब उनको सेटिस्फेक्शन होगी कि काम हो गया है, तो फिर वो जो है वो वापस आई। मतलब आप कह रही हैं यास्मीन राशिद साहिबा ये जलाओ गिराओ करवा रही थी खुद, आप ये कह रही है ना? बिल्कुल कह रही हैं। और इसके बहुत सारे देखिए एतराफी बयान में कह रही हूँ, बच्चे जिनके से अब लाताल्लुकी का इजहार कर दिया गया है ना, वो बच्चे बता रहे हैं। अली रजा का बयान है, जिसने जो है वहां पर तोड़फोड़ की है। उसने कहा हमें यास्मीन राशिद और एजाज चौधरी साहब अंदर लेके गए, तुमने कहा था कि अंदर जाके ये सब करना है। और ये जलाओ गिराओ नई आदत है, ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पुराना मशगला है। और आपको याद होगा तहरीक लब्बैक जो है वो हम कहते रहे हैं कि वो बड़ी मुतशद्दिद जो है वो ग्रुप रहा है, उसके ऊपर पाबंदी भी लगाने की, इमरान खान के अपने दौरे हुकूमत से सब कुछ हुआ। कोई पॉलिटिकल पार्टी आज तक पाकिस्तान की हिस्ट्री में अपने वजीर आजमों को फांसी चढ़वा ली, अपने वजीर आजमों को जला वतन करा लिया, अपने वजीर आजमों को हाई जैकर बनवा लिया, अपने वजीर आजमों को 3-3 दफा जो है वो साजिशों के तहत कोई कभी इधर नहीं गया। किसी ने कभी ये जुर्रत नहीं की इमरान खान को जलाओ घराओ करने की, बुली करने की। देखिए, अगर 25 मई को, मैं माजरत के साथ कहना चाहती हूँ, अगर 25 मई को इमरान खान को ना बचाया जाता, ये कह के कि हो सकता है इमरान खान को जो है पता ना चला हो, वो भी फिर मुताला पाकिस्तान में 22 का कर रही हूँ कि 25 मई 22 को अगर जो है जिस तरह इस्लामाबाद जलाया गया था, अगर उस वक्त इमरान खान की हिम्मत तोड़ दी जाती, इमरान खान को कटहरे में लाया जाता, तो ये ना होता। ये फैसला बड़ा क्लियर है। वैसे मैं आपको बताऊं, अगर मैं तो उससे आगे जाता हूं, एक दहशतगर्दी का चैप्टर है, 2014 में अगर किसी को एहसास हो जाता कि वो भी जो इमारतें जिनके अंदर चढ़ दौड़ा गया, जिनके जंगले तोड़े गए, वो भी रियासत की अलामतें थी, अगर उस वक्त किसी को एहसास हो जाता कि रियासत की इज्जत पामाल हो रही है, तो आज यहाँ हम ये ना पहुंचते। देखो, एक मिनट, एहसास हुआ ना, दहशतगर्दी का पर्चा हुआ ना, इमरान खान को इश्तिहारी होते हुए क्या, जो लोग आरटीएस बिठा रहे थे, जो लोग इमरान खान के लिए पार्टी बना रहे थे, उनको पता नहीं था कि इमरान खान पार्लियामेंट हमला केस में एक बात है नहीं बड़ा। मुझे अज़मा बुखारी साहब एक बात बताएं, आप खुद पॉलिटिकल वर्कर है, चले डॉक्टर यास्मीन राशिद साहब का केस आपका शोएब साहब कहते हैं अदालत डिसाइड करेगी, आपने कहा नहीं, वहां पर बकौल आपके एक वो फुटेज भी है जिसमें डॉक्टर साहबा बाकायदा कोर कमांडर हाउस के अंदर है और वो लोगों को इंस्ट्रक्शन दे रही है। मैंने वो फुटेज नहीं देखी, आपके बकौल वो है, चले अगर है तो सर्विस हो जाएगी। बट सवाल ये है कि हमाद अजहर साहब के वालिद बुजुर्ग शख्सियत हैं, 82 साल उम्र है, उनको उठा लेना, नदीम अफजल चंद के वालिद को उठा लेना, ये काय का इंसाफ है? ये क्या शो कर रहा है? मतलब ये तो एक एक्ट ऑफ डेस्परेशन है जिससे किसी को फायदा भी नहीं होता, बल्कि इससे तो नफरत जन्म लेती है। ये काम, आप तो खुद वकील हैं, क्या इसकी गुंजाइश है हमारे मुल्क में आईनी कानूनी तौर पर? नहीं, बिल्कुल। मेरा ख्याल है वालिद साहब सिर्फ हमाद अजहर साहब के हैं, मरीम नवाज का तो कोई वालिद था नहीं ना, और ना उनके सामने जो है ना उनके साथ ज्यादती हुई थी, ना उनके सामने उनकी बेटी को अरेस्ट किया गया था, ना उनकी बेटी के कमरे के अंदर रात को जो है धावा बोला गया था। ऐसा तो कुछ हुआ नहीं ना पाकिस्तान की तारीख में। ना फरियाल तालपुर के साथ जो है वो चांद रात को उनको उठाकर अस्पताल से ले जाया गया था, ये तो कभी हुआ नहीं। लेकिन वही वाली बात है ना कि पहले गलत हुआ तो क्या अब भी गलत हो जाए? इसी पे आ रही हूँ। और मेरी गुजारिश ये है कि हमाद अजहर साहब इनकलाब लाने निकले थे ना, उनको हकीकी आजादी चाहिए थी। अभी भी ये एक तरफ अमेरिका को हमारे मुल्क के अंदर जो है वो मुदाखलत की दावत दे रहे हैं, दूसरी तरफ अभी तक हकीकी आजादी का लफ्ज इस्तेमाल करते हैं। किसकी आजादी चाहिए इनको? कोर कमांडर कोयटा का जब प्लेन क्रैश हुआ था, याद है ना आपको, इन्होंने क्या कैंपेन चलाई थी, उस शहीद को भी नहीं बख्शा था। सो इनको जो नफरत इनके अंदर इमरान खान ने इंजेक्ट की थी ना,
वो नफरत का अमली मुजाहरा आपने उस दिन देखा। अब मेरी गुजारिश ये है कि हमाद अजहर साहब बहुत, उनको बड़ा शौक है ट्विटर पे भाषण देने का, असलम इकबाल है, मुराद सईद है, ये सारे बैठ के ट्वीटें कर रहे हैं, इनकलाब ला रहे हैं, लोगों को उकसा रहे हैं और वो उनको बाहर निकलने का मशवरा देते हैं, खुद बाहर क्यों निकलते? ठीक, अच्छा, हमें शर्म आ रही है कि इनके वालिदैन के साथ बुरा हो रहा है, इनको शर्म क्यों नहीं आ रही? ये आके क्यों नहीं शामिल? ये मजलूम है ना, ये मजलूम है, ये बेगुनाह है। शामिल तफ्तीश हो जाए, अपने आप को बेगुनाह साबित कर रहे हैं। शामिल तफ्तीश शोएब साहब, ये जो लोग मफरूर हैं, आप रियासत को कुचले पैर के नीचे, आप फौजी तंसीबात की जो है वो ऐसी की तैसी कर दें, शोदा की यादगारों को आप अमाल कर दें, लेकिन आपको पूछा ना जाए। अच्छा, वैसे अगर आप भी बहुत मासूम है शोएब शाहीन साहब, तो हमाद अजहर साहब, मियां असलम इकबाल साहब, खैर सामने आजी का तो सबको पता है वो क्या कर रहे थे, वो तो सबके सामने है। अफसोस होता है वो भी कह दे कि वो भी मजलूम है। हाँ, नहीं, मैं वो तो उनकी वीडियो फुटेज मौजूद है, उसमें कोई क्या कह सकता है। जो वो कर रहे थे वो भी मैं समझता हूँ निहायत ही शर्मनाक हरकत थी। नहीं, वो दुरुस्त है, वो जो मैं तो कह रहा हूँ निहायत ही शर्मनाक हरकत है, बल्कि बड़ी बाइस शर्मिंदगी है उनके लिए। हसन न्याजी ने मुनीर PIC भी जलाया हुआ है। जी, मुझे याद है, मुझे याद है, वो वकला सारे घुस गए थे, मुझे बड़ी अच्छी तरह याद है, मुझे याद है उस बात का। बाबू का भांजा उसको भी अदालतें उतने फेवर देती हैं। चले वो खैर नहीं, वो तो अब फिलहाल मफरूर है ना। बट शोएब शाहीन साहब, क्यों नहीं ये शख्सियात आ जाती और शामिल तफ्तीश हो जाती? बाकी भी तो लोग आए हैं, ठीक है, जेल के अंदर को गए हैं, फिर लोग बाहर आ गए हैं, कईयों ने प्रेस कॉन्फ्रेंसेस, बल्कि मुतअद्दिद ने प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कर दी हैं, लेकिन कुछ लोग हैं वो सियासी तौर पर बर्दाश्त भी कर रहे हैं, मुकदमात का सामना भी कर रहे हैं। देखिए, मैं समझता हूँ कि ये उनको जाना चाहिए, बिल्कुल इसमें कोई हर्ज नहीं है कि वो पेश हों और अदालत में और मुकदमात का भी सामना करें। लेकिन जो हालात हैं आपके सामने, जजेस कह रहे हैं कि भाई हम तो आपको छोड़ देंगे, लेकिन रिहाई असल में तब मिलेगी जब आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। शीरी मिजारी की मिसाल आपके सामने है, फवाद चौधरी की मिसाल आपके सामने है, और बेशुमार जो भी लोग हैं। बात यह है कि अगर आपके यहाँ ह्यूमन राइट्स का ये निज़ाम है, ये अदालत और क़ानून और निज़ाम इंसाफ का ये मेयार रह गया है कि आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, आप दूध के दूल्हे बन जाएंगे, और अदरवाइज आप एक मुकदमे में गिरफ्तार हूँ, दूसरे में हूँ, तीसरे में हूँ, चौथे में हूँ, आपको रिहाई नहीं मिल सकती। ये हमारा अगर अदालती निज़ाम इंसाफ बाकी रह गया है तो मुझे बताएं, उनको ये हक हासिल है कि फिर वो अपने आप को एटलीस्ट इस हालात से अपने आप को बाहर निकाले। लेकिन क्या इसका, बट शोएब साहब आप वकील हैं सर, यहाँ तो अब आर्ग्यूमेंट शुरू ये होता है ना। देखिए, अज़मा बुखारी साहबा ने कहा कि मरियम नवाज शरीफ साहबा के वालिद नहीं है क्या आसिफ जरदारी साहब की, वो सियासत में थे, वो सियासत में थे, उनके खिलाफ करप्शन चार्जेस थे। देखें मुनीब साहब, बात यह है कि हमें इंसाफ की बात करनी चाहिए। वो सियासत में थे, उनके खिलाफ करप्शन चार्जेस थे, वो इल्जाम थे। क्या हमाद अजहर का वालिद सियासत में है? क्या उसके खिलाफ कोई चार्ज है? क्या किसी एक इंडोसिन सिटीजन को आप उठा करके ले जाएंगे? क्या नदीम अफजल चंद का बाप अभी सियासत में है? क्या उसको आप इनोसेंट आदमी को उठा के ले जाएंगे? क्या उसका मुकाबला आप किसी सियासी आदमी के साथ करेंगे जिसके ऊपर इल्जाम है? उसके खिलाफ कानून का एक तरीकाकार है। सर अज़मा साहबा रिस्पॉन्ड कर दें, जो शोएब साहब ने कहा कि वो लोग सियासी थे। देखिए, मेरी गुजारिश ये है कि ये अजीब बात है कि सियासी लोग सियासत करें तो उनके साथ सब कुछ जायज है, लेकिन कुछ लोग सियासत की आड़ में दहशतगर्दी करें तो उनको आप माफ कर दें, क्योंकि वो जो है उनके जो बुजुर्गान है। नहीं, हमाद अजहर के वालिद और नदीम अफजल चंद के वालिद ने दहशतगर्दी में मुलव्वस हैं, तो फिर आप बता दें, ठीक है, उनके खिलाफ प्रोसीड करें, उनको उठा के ले जाएं। कर दीजिए, आप सुप्रीम कोर्ट पे सर नहीं है, वहां पर आपको वन साइडेड सुना जाता होगा। मेरी गुजारिश, मेरी भी सुन लें, आपको अच्छी लगे या ना लगे आपकी मर्जी है। मेरी गुजारिश है कि इस सबके जिम्मेदार हमाद अजहर खुद हैं, और अगर ये लोग खुद पेश हो जाएं तो ना इनके घरों पे छापे पड़े ना। ये तो कोई तरीका नहीं है कि आप दहशतगर्दी करें लेकिन आपको जो है ढूंढने की भी कोशिश ना की जाए, आपको जो है आपको पता ना किया जाए। लेकिन आम जो छोटा वैसे काबिल अफसोस है मुझे ये जवाब, अगर हमारे सियासी कारकुनान का ये जवाब है ना सर, वो हमें अफसोस है इस जमहूरी निजाम पे। सर ये अफसोस है, इस पहले भी करना चाहिए था सर, ये हमें अफसोस पहले भी करना चाहिए था। जब भी कोई गलत करेगा सर, कोई भी गलत करे वो निहायत गलत है, दोनों काम गलत है, पहले भी गलत था, आज भी गलत है। बेगुनाह बाप को उठा के ले जाएं और कहें ये दुरुस्त है, क्या ये दुरुस्त इक़दाम है? आप इसको जस्टिफाई करते हैं, अफसोस की बात है। ह्यूमन राइट्स को बेटे को चाहिए शर्म करे, जो दिल में आए करे। जी जी, बेटे को चाहिए शर्म चाहिए, बेटे को शर्म चाहिए, आ जाना चाहिए उसको फौरन।
अच्छा शेख साहब, ये कोई तरीका नहीं है, आप इस तरह डिक्टेट नहीं कर सकते। तो जो बेशर्मी कर रही है पुलिस, आप उसको जस्टिफाई करते हैं। करने दे शोएब साहब काइंडली। आप नहीं बोल पाएंगे सर। भाई साहब, बेशर्मी बहुत जगह हो रही है। एक मिनट जरा मुझे बोलने दें। जी जी जी, ये तो कोई तरीका नहीं है, ये तो कोई तरीका नहीं है कि मैं आपको तहम्मुल से सुनते चले जा रही हूँ और आप मेरी बात अज़मा साहब ने आपको बड़े तहम्मुल से सुना। बोलूंगी तो फिर क्या होगा? नहीं अज़मा साहब, आप बात मुकम्मल कर ले, फिर मैं बुखारी साहब बाहर आकर अपने बाप को इस जिया से निकाले। तो वो क्यों जो है अपने घर वालों को मुसीबत में डाला था इन लोगों ने? ये क्यों छुपते फिर रहे? लाए ना इनकलाब, हकीकी आजादी लेके आए। जिस इमरान खान के सिर के ऊपर चढ़ के नाच रहे थे वर्कर जो है, वो केस भुगते हैं, वर्कर आर्मी एक्ट भुगते हैं, वर्कर जो है वो केसेस जो है उनके लिए जायज है, उनके वालिदैन गाड़ियों के साथ भाग रहे होते हैं। बुखारी साहब कंक्लूड कर लें सर, लास्ट आर्गुमेंट आपका। जी देखिए, ईमानदारी से समझता हूं कि जब हमारे यहाँ जिस जुडिशियल एक्टिविज्म की मैंने बात की थी ना, अगर वो ना होता तो फिर ना पुलिस इस तरह की एक्सेसेस करती, ना कुछ होता। आजकल रिवाज पता है क्या है? आप मॉल्स में जाए ना, शॉपिंग मॉल में, उसमें बुखारी साहब को बेहतर पता होगा, वहाँ लिखा हुआ होता है बाई वन गेट वन फ्री। अच्छा, यही हाल आजकल हमारी अदालतों का है। आप जमानत लेने जाए, केस से डिस्चार्ज। आप एक केस में जमानत लें, 12 केसों में जमानत। ये कोई तरीकाकार है? इज इट लॉ? इज दिस जस्टिस? जब ये होगा तो फिर सारी एक्सेसेस जस्टिफाई हो जाती हैं। कोई वजह तो है ना, हम 130वें नंबर पे हैं। ठीक है हो गया, ठीक है उस वजह को खत्म करना चाहिए ना। टू रॉन्ग्स डोंट मेक वन राइट, ये बात अपनी जगह दुरुस्त है, लेकिन आपने सियासी टेम्परेचर को देख लिया। मैं अपने तमाम मेहमानों का शुक्रिया। प्रोग्राम में एक ब्रेक शामिल करते ही वापस आएंगे। बजट आने वाला है, डॉक्टर फरूख सलीम साहब हमारे साथ मौजूद होंगे। चंद अहम नुकात हैं जिनके ऊपर उनसे बात करनी है। एक ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। डॉक्टर फरूख सलीम साहब हमारे साथ मौजूद है, बेहतरीन मौशी नतीजा निगार हैं और मईशत के हवाले से बेहतरीन अपनी गिरफ्त रखते हैं। इज़ अ मैन ऑफ फिगर्स, बहुत ज़्यादा नंबर्स उनके पास होते हैं। सर, एक सबसे पहले जो गलतुल-आम है, या बहुत सारे लोगों को आपको बजट आ रहा है दोबारा, क्या हम बहैसियत एक रियासत अपने GDP का क्या बहुत बड़ा हिस्सा डिफेंस स्पेंडिंग के ऊपर हमारा मतलब खर्च हो जाता है, उस तरफ चला जाता है? देखिए मुनीर साहब, दो तरीक़ाकार हैं इसके ऊपर नजर डालने के। पहली बात तो यह है कि फिगर्स डोंट लाई। हम तनकीद करते हैं, हर रियासती इदारे पे तनकीद करते हैं, हमारा हक बनता है तनकीद करने का। और मैं समझता हूँ कि खास तौर पे जो हमारा फौज का इदारा है, अगर हम उस पर तनकीद करते हैं तो उस तनकीद के नतीजे में उसमें इम्प्रूवमेंट आ जाएगी। हमेशा तनकीद होती है कि फौज के इदारे को किसी सूरत भी सियासत में जो है वो मुदाखलत नहीं करनी चाहिए। बहुत सारी तनकीद जो है वो फिगर और डिफेंस बजट के हवाले से आती है। आपने कहा कि क्या हम बहुत बड़ा कोई एक्सपेंडिचर अपने GDP का अपने डिफेंस में लगा देते हैं। दो तरीके हैं देखने का। एक तो आलमी मुआजना है कि दुनिया क्या कर रही है। पूरी दुनिया में जो परसेंटेज है, अगर 193 ममालिक जो यूनाइटेड नेशन के मेंबर हैं, वो लगभग $2 ट्रिलियन या 2.2 ट्रिलियन खर्चते हैं अपने डिफेंस पे। और दुनिया भर की जो GDP है उसका वो 2.2% बनती है। इससे कोइंसिडेंस कि पाकिस्तान के अंदर जो हम डिफेंस स्पेंडिंग करते हैं, हमारा बजट आता है, वो भी हमारा GDP का तकरीबन 2.2% बनता है। अब बहुत सारे ममालिक हैं जो 2.2 से ज्यादा खर्च करते हैं, बहुत सारे ममालिक ऐसे भी हैं 2.2 से कम खर्च करते हैं। मुझे अगर जहन से यादाश्त दुरुस्त है तो ओमान जो है वो बहुत ज्यादा स्पेंड करता है, वो कोई 12.5% अपना GDP का जो है वो ठीक है डिफेंस पे कर देता है। इंडिया कोई 3.1 कर रहा है, अमेरिका कोई 3.4 करता है, और पाकिस्तान जो है वो हम करते हैं 2.2 अपनी GDP का। राइट, ठीक। अच्छा डॉक्टर साहब, ये जो परसेप्शन है कि हम अब 80% हमारे बजट का चला जाता है डिफेंस स्पेंडिंग के ऊपर, ये काफ़ी इसकी ये एक मिसकंसेप्शन तो रही है, बट पता नहीं है ओरिजिनेट कहाँ से होती है या कि किस जुमरे में लोग इसे डिफाइन करते हैं। आपने इसको कैसे असेस किया है? अच्छा, वो पहले वाले सवाल का अगर एक और डायमेंशन भी थी देखने की, जब 1960s में 70s में हमारे यहाँ पाकिस्तान में कोई लगभग 6.5% GDP का डिफेंस को एलोकेट किया जाता था। शायद उस वक्त जंगों का वक्त था तो ज्यादा GDP सर्व किया जाता था, फिर वो आहिस्ता आहिस्ता गिरना शुरू हो गया। तो वो 1970 से मुसलसल गिरता चला जा रहा है। आप सोचिए कि 6.5% का पीक था कोई 1970s में, और अब हम पहुंच गए हैं 2.2% के ऊपर।
अब आपने सवाल किया, वो जरा सा फर्क है, ये जीडीपी का था। अब आपका सवाल है कि बजट जो है हमारा, इसका रियली मैंने भी सुना है, बच्चे मेरे स्कूल से भी सुन के आते हैं कि भाई 80% तो हम दे देते हैं डिफेंस को, तो फिर बाकी क्या बचेगा। तो मैंने पिछले 5 या 6 साल के, आप भी ये एक्सरसाइज कर सकते हैं मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस की, अगर आप वेबसाइट पे जाएं तो उस पर पिछले कोई 7-8 सालों के बजट लगे हुए हैं। आप किसी एक साल का बजट निकाल लें और उसमें देखें कि बजट कितना है और उसका कितना फीसद जो है वो डिफेंस के लिए दिया जाता है। तो मैंने पिछले जो 5-6 साल देखे हैं, उसमें जो लोएस्ट फिगर आती है वो तकरीबन 16% होती है। अच्छा। और करता हाईएस्ट आती है वो 18 आती है। तो आप 18 को पकड़ लें, तो हमारा औसतन जो बजट का साइज है उसका 18% जो है वो हम डिफेंस को देते हैं। तो आप सोचिए कि बाकी 88% जो है वो आपको और मुझे सिविलियंस को आता है। तो हिसाब हमने दोनों से लेना है मुनीर साहब। ठीक, हिसाब उस 88% का भी बनता है जो आपको और मुझे और सिविलियन हुकूमत को मिलता है, और जो 18% जाता है डिफेंस की तरफ, उसका भी हिसाब बनता है। ठीक। अच्छा, एक चीज़ ये एतराज़ भी किया जाता है, बल्कि सवाल पूछा कि जी जो जाहिर बात है जो मिलिट्री पर्सनल है, जो जब वो रिटायर होते हैं तो उनकी जो पेंशन्स हैं वो सिविलियन बजट से क्यों ली जाती हैं? ये बड़ा वैलिड सवाल। और ये शौकत अजीज साहब के ज़माने में मुझे याद आता है कि इसको बदल दिया गया था, इसको मिलिट्री बजट से निकाल के सिविलियन बजट में डाला गया था। अब इसकी उस वक्त 2 वजूहात बताई जा रही थी। पहली वजह यह थी कि दुनिया में बेशुमार ममालिक ऐसे हैं, मैं लिस्ट भी मेरे पास पड़ी है, उसमें अमेरिका भी है, उसमें बरतानिया भी है, जर्मनी भी है, फ्रांस, बड़ी लंबी लिस्ट है, इटली भी है, कनाडा भी है, ऑस्ट्रेलिया भी है, बेल्जियम, नॉर्वे, स्वीडन, डेनमार्क, बेशहाशा मुल्क है उसके अंदर जो यही प्रैक्टिस करते हैं। और दूसरी वजह यह थी कि कानूनी वजह क्या है, ये सारी दुनिया जो है ये फौजी रिटायरमेंट मिलिट्री पेंशन की जो बजट है वो सिविलियन बजट में क्यों डालती है। उसकी कानूनी वजह ये दी जा रही थी कि जब एक फौजी फौज से रिटायर हो जाता है तो वो कानूनी तौर पे सिविलियन लेबर फोर्स जिसको कहते हैं उसका हिस्सा बन जाता है। अच्छा। सिविलियन लेबर फोर्स का हिस्सा बन जाता है, तो इसलिए फिर वो जो मैंने आपको बताया कि कोई दर्जनों ममालिक हैं, मे बी सैकड़ों ममालिक हैं जो यही प्रैक्टिस करते हैं। हमारे यहाँ प्रैक्टिस शौकत अजीज साहब के जमाने में आई। ठीक। अच्छा, एक चीज जो आती है वो ये कि पाकिस्तान की फौज मुतअद्दिद बिजनेसेस के अंदर इन्वॉल्व है, ये तो एक फाइटिंग फोर्स है, बिजनेसेस करना, एंटरप्राइजेस के अंदर शामिल हो जाना या एंटरप्राइजिंग हो जाना, ये क्या दुरुस्त काम है पाकिस्तान की फौज के लिए? अच्छा, इसमें अभी जो आपने जुमला इस्तेमाल किया इसमें 2 गलतियां, फैक्चुअल गलतियां। ठीक। एक तो ये है कि पाक फौज है जो हाजिर सर्विस है वो कहीं भी फौज के अलावा कहीं और इन्वॉल्व नहीं। ठीक। ये जितने बिजनेसेस का आपने जिक्र किया ये सारे रिटायरीज हैं, ये फौज से रिटायर हो चुके हैं। और आप अंदाजा कीजिए, अब दोबारा से जब मैंने तहकीक करनी शुरू की, मैं आपको दर्जनों सैकड़ों ममालिक के नाम बता सकता हूँ कि जिसमें जो उनके फौज के रिटायरीज हैं वो बिजनेस करते हैं। और यकीन कीजिए जो सबसे बड़ा बिजनेस होता है वो वेटरन एडमिनिस्ट्रेशन है, अमेरिका की फौज की जो वेटरन्स हैं मुनीब साहब, कोई 300 अरब डॉलर का बजट सिर्फ वेटरन्स एडमिनिस्ट्रेशन का। अच्छा। तो आप हम देख रहे थे कि हमारे पाकिस्तान का पूरा जो दिफाई बजट है वो 8-9 बिलियन का बनता है, उनका सिर्फ वेटरन्स का जो बजट है। और जो ममालिक हैं जहाँ पे फौजी रिटायरीज मुख्तलिफ कारोबार करते हैं, उसमें चीन भी है, उसमें रूस है, उसमें तुर्की है, इंडिया में बहुत बड़ा कारोबार है, ईरान है, नॉर्थ कोरिया है, मिस्र है, इंडोनेशिया है, ब्राजील है। और इंडिया में तो अगर आप ढूंढने निकलें तो इतनी सारी कंपनीज हैं। मैं आपको बता सकता हूँ कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स है, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स है, भारत डायनामिक्स है, गार्डन रीच शिप बिल्डिंग है, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड है, अच्छा। इंजीनियर लिमिटेड है, हिंदुस्तान ऑर्गेनिक केमिकल्स है, हिंदुस्तान पेपर कॉरपोरेशन है। तो ये प्रैक्टिस है बेतहाशा ममालिक में, हमारे हमसाए ममालिक में भी है। ठीक, बहुत शुक्रिया डॉक्टर फरूख हसीन साहब हमारे साथ मौजूद थे। सवाल अभी भी हैं लेकिन मेरे पास वक्त खत्म हो गया है। डॉक्टर साहब आपने रहनुमाई की, क्योंकि बजट आने वाला है, कुछ मिसकंसेप्शंस डिफेंस बजट के हवाले से हमारे सामने सवालात आते हैं, तो मैंने चाहा डॉक्टर साहब से गुफ्तगू की जाए। प्रोग्राम आपने देखा जी, देखने का बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज़।